ने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा और अब तक आप न्यूटन के सेकेंड लॉ, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख भी चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट the third law of motion which is given by Newton obviously। तो थर्ड लॉ के बारे में न्यूटन ने क्या बताया? बहुत सिंपल सी चीज है। जो कुछ भी न्यूटन ने बताया थर्ड लॉ के बारे में, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम सब उस चीज को एवरी नाउ एंड देन वी पीपल आर एक्सपीरियंसिंग या हम करते ही हैं। Third law says for every action there is equal and opposite reaction, है ना? कितने लोग करते हैं? कितने लोग हैंड रेस कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी। कोई भी काम जब होता है तो उसके रिस्पॉन्स में उसका एक रिएक्शन भी आता है। अगर कोई आपको एक चांटा मार देता है तो आप सामने से 2 चांटे मारने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? तो न्यूटन ने कुछ गलत तो कहा नहीं, न्यूटन ने बिल्कुल सही कहा दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो चलिए, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल सा है जो न्यूटन ने बताया, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही जो चीजें हैं वो दोनों ही फोर्सेस के लिए कही गई हैं। द वर्ड एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर यूज्ड फॉर फोर्सेस। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है, क्योंकि हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में ही बताया है। तो यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शंस की बात हो रही है, दे आर ऑल्सो द फोर्सेस। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है वो है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम के लिए ही एक्ट होता है। सेम टाइमिंग के लिए ही एक्ट हो रहा होता है एक्शन और रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का, किसी भी आपने फोर्स अप्लाई करी और एक्टिंग ऑन एनी बॉडी और आपने उसमें ज्यादा टाइम लिया बट रिएक्शन आने में कम टाइम लगा, ऐसा नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन दे बोथ एक्ट फॉर द सेम टाइम, इक्वल टाइम। एंड देन जो मैग्नीट्यूड है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के, वो इक्वल होते हैं बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। हमेशा जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करता है। कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि although these two forces, action and reaction, they are equal in magnitude, but they will not produce the same acceleration. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं न्यूटन की थर्ड लॉ जो बताई गई है उससे रिलेटेड। मैं एक बार यहाँ नोट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ लिख रही हूं मैं, थिंग्स टू रिमेम्बर। जो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन indicate two forces.
एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं। दूसरा है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट फॉर सेम टाइम पर एक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन एक्ट कहां करता है? तो एक्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, सेम ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट जो है वो है although action and reaction are equal in magnitude, yet they do not produce same acceleration। मैग्नीट्यूड उनके यहाँ फोर्सेस का सेम होता है, लेकिन फिर भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो उनका मास डिफरेंट होगा। ठीक है, इसीलिए तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस जो न्यूटन के हैं थर्ड लॉ के, वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। और उन एप्लीकेशंस से आपको जो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो इजीली अभी समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उनको डिटेल में नहीं लिया है यहाँ पर। चलिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। सिंपल है, जब हम जमीन पर चल रहे हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग, हमारा पैर आप रखकर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जब आप पैर रखते हैं तो आपका पैर फोर्स अप्लाई करता है ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन, और इन रिस्पॉन्स, इन रिएक्शन, द ग्राउंड पुशेज यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट ये आ जाता है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहे हैं। आपका पैर था, एक्शन अप्लाई कर रहा था वो किस पर? ग्राउंड पर, और ग्राउंड ने रिएक्ट किया किसके ऊपर? आपके पैर के ऊपर। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। ठीक है, यही रीजन है कि हम जमीन पर वॉक कर पाते हैं, दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा स्विमिंग ऑफ अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन स्विम्स, तो क्या करता है? वो पानी को पीछे की तरफ धक्का देता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करता है वाटर पे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इन रिस्पॉन्स वाटर पुशेस हिम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। जब बर्ड फ्लाई करती है तो सेम लॉजिक वहां पर भी अप्लाई होता है। बर्ड अपने विंग्स को फैलाती है, उसके थ्रू जो एयर है उसको पीछे की तरफ पुश करती है, एंड इन रिस्पॉन्स द एयर पुशेस द बर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम इज फॉर रोइंग ऑफ अ बोट इन अ रिवर। इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी थियोरी पे जो बोट है वो भी रिवर में फ्लोट कर पाती है, मूव कर पाती है, रो कर पाती है। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कभी आप चलती हुई बस से उतर रहे हैं या फिर आप बोट में बैठे हैं, आपने बोटिंग की, और फिर जब आप उसमें से नीचे आ रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको धक्का लगता है। अगर आप उतर रहे हैं तो आप पैर रखते हैं आगे की तरफ, और ग्राउंड आपको किस तरफ पुश करता है? पीछे की तरफ। तो अगर आप बोट में आपने एक पैर रखा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि बोट हिल रही है और आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो वो सारे रीजंस यहाँ पर क्या है? ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मैम जब हम ये बात कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि हर ऑब्जेक्ट जो रिएक्ट भी करता है, तो जब हम वॉल को पुश करते हैं तो कुछ क्यों नहीं होता? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जब आप वॉल को पुश करते हैं तब वॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, और आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने ये वॉल को मैं ये पुश कर रही हूँ, मैंने जोर से इसको पुश किया, आई एम ट्राइंग हार्ड टू पुश इट, इन रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर कुछ हार्डनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि कुछ फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। और एक चीज बताऊं, अगर आप नॉर्मली ऐसे भी खड़े और आप इसको दोनों हाथों से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए महसूस होगा आपको कि आपके हाथों पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स भी आप देख पाए, बहुत अच्छे से देख पाए, तो आपका कहना ये कि आप पीछे की तरफ गिर क्यों नहीं जाते हैं, जबकि बॉल का मास तो इतना ज्यादा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको उस समय पर रोके होती है। अगर आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे तो अनडाउटेडली आप गिर भी जाएंगे उस फोर्स के रिस्पॉन्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। इसी कॉन्सेप्ट पे जो रॉकेट्स हैं वो भी स्पेस में भेजे जाते हैं। उनके अंदर फ्यूल होता है, उसको जब बर्न किया जाता है तो फ्यूल क्या करता है, नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, एंड इन रिस्पॉन्स द ग्राउंड पुशेस बैक दैट रॉकेट, और फिर जो है रॉकेट वो स्पेस में चला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास हैं जो हम यूज कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें न्यूटन ने जो लॉज बताए हैं उनकी वजह से हो रही है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि साइंस और मैथ्स तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ घुसी हुई हैं, हमारे हर एक्शन में साइंस है, मैथ्स है। तो इसीलिए घबराइए मत किसी भी चीज से, बस थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, और आई एम क्वाइट श्योर कि आप इजीली सारी चीजों को सीख जाएंगे। जिनको थोड़ी सी मुश्किल आती है, करना क्या है, आपको सिर्फ खुद को कनेक्ट करना है उस चीज से। तो यहां पर खत्म हो जाती है आपकी न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद अब इसमें बचता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए जल्दी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट योर दिस चैप्टर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। यहां नहीं लिखूंगी क्योंकि स्टेटमेंट सभी को पता है, तो मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगी और एक शॉर्ट में आपको बताऊंगी चीजें। तो हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी वर्ड आता है कंजर्व करने का, तो ये वर्ड कई जगह आएगा, आपके बायो में भी आएगा, अभी हम फिजिक्स में कर रहे हैं, फिजिक्स में फिर आगे दोबारा और भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आप इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि कोई चीज जो इनिशियल लेवल में थी और जब आप फाइनल स्टेज में आ गए तब भी वो उतनी ही है, उसमें कोई अगर चेंज नहीं आता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज द कंजर्वेशन। यहाँ जिस कंजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं वो है मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने मोमेंटम निकाला तब, और जब फाइनल वेलोसिटी के साथ हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तब, दोनों केसेस में मोमेंटम कैसा है, सेम है, तब हम उसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी इनिशियल लेवल पे जो मोमेंटम था फाइनल लेवल पर भी वही आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था इनिशियली वो वेलोसिटी थी u1, ये जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो वेलोसिटी थी u2। तो अगर हम इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकाल लें, इनिशियल मोमेंटम, तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2
पिछले वीडियो में आपने सीखा था मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो गया। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कोलाइड कर गए, यानी कि टकरा गए। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्वियस ही बात है, कोलाइजन के बाद ये कोलाइड कर गए, मास इसका वही है m1 m2, और कोलाइजन के बाद जो इनकी वेलोसिटी आ गई वो चेंज हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, मास वही m1 m2, मास में तो ऑब्वियस ही बात है कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये जो कंडीशन ले रहे थे हम, ये थी बिफोर कोलाइजन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है कोलाइजन से पहले की कंडीशन। ये कोलाइड हो गए एंड दिस इज आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल फाइनल मोमेंटम निकालें तो कितना हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि न्यूटन की थर्ड लॉ के हिसाब से अगर ये फोर्स इसकी अप्लाई हो रही है F1, आप ले लीजिए, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है F2, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। तो चलिए उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल ही होते हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो फाइनल मोमेंटम हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बी पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो आप जरा देखिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, शॉर्ट में लिखूंगी एक्सेलरेशन एट बी। अगर हम बी ऑब्जेक्ट पे देखें एक्सेलरेशन तो कितना प्रोड्यूस होगा, v2 माइनस u2 अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टी। ठीक है, तो जो इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, यानी फोर्स जो अप्लाई हुई है, यहाँ मान लेते हैं जिसने F1 फोर्स है, यहाँ पर फोर्स F2 अप्लाई हो रही है, तो जो F1 फोर्स है वो कितनी हो गई, m2 और v2 माइनस u2 अपॉन टी। F1 हमने इसकी फोर्स अज्यूम कर ली। ठीक है, ये अज्यूम, ये मान लीजिए 2, ये अप्लाई कर रहा है फोर्स 1, तो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, m2 मास इनटू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए निकाल लें तो एक्सेलरेशन एट ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका v1 माइनस u1 अपॉन 2। और अगर आप F2 निकालेंगे तो मैं एक माइनस का साइन यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था थर्ड लॉ में दैट दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये हो जाएगा आपका m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है, और आपकी न्यूटन की जो थर्ड लॉ कहती है वो क्या कहती है, 1 इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट और सेकंड को हमें इक्वल कर देना है, तो जब आप इक्वल करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। टी से टी डिवाइड हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पर एक्सप्रेशन m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ m1 v1 प्लस m1 u1। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को केवल इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये माइनस वाला मैं कर देती हूँ, ये माइनस का घर ले आऊंगी, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गई आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आप देख रहे हैं कि जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। यानी कोलाइड करने से पहले जो मोमेंटम था सेम इज द मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, यानी वेलोसिटी जब चेंज हुई उसके बाद भी मोमेंटम सेम है। तो ये चीज कहलाती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जब कोई बुलेट फायर की जाती है तो आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से जो भी शूटर है वो अपनी गन को पकड़ के रखता है
जिससे कि मोमेंटम कम प्रोड्यूस हो और उसको कम लगे। इसी कॉन्सेप्ट पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही आपके जेट एयरप्लेन जो हैं वो फ्लाई करते हैं। यही रीजन है कि जो फायरमैन्स हैं वो दोनों हाथों से जो पाइप है जिसमें से पानी थ्रो करते हैं, वाटर थ्रो करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं जिससे कि उनको झटका ना लगे, क्योंकि सेम मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। जितने फोर्स के साथ वाटर आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम का झटका उन्हें पीछे की तरफ भी लगेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो दोनों हाथों से पकड़ के रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज छोटी सी और आती है और वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। चीज है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी, ये भी जो है आपकी इसी पर मोमेंटम पर ही बेस्ड है। m1 u1 is equals to m2 u2। या एक चीज हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए गन के केस में जो रिकॉइल वेलोसिटी है तो यहाँ पर दो चीजों की वेलोसिटी होगी, एक होगी बुलेट की जो बुलेट फायर हुई है और एक गन की, ठीक है। तो इनिशियली आपको पता है कि जब बुलेट फायर नहीं हुई यानी गन पर भी कोई झटका नहीं लगा तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1 और u2 दोनों ही क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है, जब बुलेट फायर नहीं की गई। तो उस केस में आपका m1 u1 प्लस m2 u2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब फायर हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम कितना आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2। और कंजर्वेशन कहता है कि इनिशियल मोमेंटम जो टोटल है वो फाइनल के इक्वल होता है, तो इनिशियल वाला कितना है, 0 के इक्वल है, तो हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ m2 v2। इट मीन्स अगर मेरी v2 क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी है, यानी जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ झटका देगी, तो ये मुझे अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, माइनस m1 v1 अपॉन m2 गिव्स यू द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि आपके सभी डाउट्स इजीली उनको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो एंजॉय लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। Click below to subscribe and watch more videos.